नमस्ते। हिंदी के और एक नए कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण। कक्षा 12वीं में आपका जो व्याकरण दिया गया है, ये व्याकरण जो है आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि कक्षा 9वीं में आपने जो व्याकरण पढ़ा, 8वीं में जो पढ़ा, 10वीं में जो बोर्ड की परीक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा, ये सारे व्याकरण ही दिए गए हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जो जो विषय आप में दिए गए हैं, मैं उन विषयों को आपको बारी बारी से समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपका व्याकरण स्टार्ट, यानी कि कितना व्याकरण आपके कक्षा 12वीं में है, पहले आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपका दिया गया है, कुछ नए शब्द आएंगे, उन शब्दों को भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे सबसे पहले आता है आपका ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है आवाज। अब लोग थोड़ा सा पिछले में चलिए, आज से 1000 1500 वर्ष पहले जो अब लोग आदि मानव हुआ करते थे। आदि मानव जो है अपनी आवाज, मतलब उनको आज जो वर्तमान समय में जो भाषा हम बोल रहे हैं, जो लिपि हम लोग लिख रहे हैं, ये सब नहीं थे। शायद ये लोग इशारों में बात करते होंगे या कुछ अजब सी आवाज निकालते होंगे। तो वो आवाज ही क्या है? ध्वनि है। तो कोई भी वर्ण, शब्द, वाक्य जो लिपि हम लिखते हैं, तो सबसे पहले इसका सबसे शुरुआत कहां से हुआ? ध्वनि से हुआ। तो ये ध्वनि क्या है? मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने का जो माध्यम है, वो है ध्वनि। अपने मन में जो भाव है, जो विचार है, उन भावों और विचारों को जो प्रकट करते हैं, वो प्रकट करने का जो माध्यम है, वो है ध्वनि। लेकिन इसमें सबसे पहले और एक चीज आता है सवाल, कि हम लोग इन भावों और विचारों को किसके द्वारा, किसके मदद से प्रकट करते हैं? तो किसके द्वारा, किसके मदद से? मैं जो आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, मैं किसके मदद से बोल रहा हूं? ये है होंठ की मदद से, जीभ की मदद से, दांत की मदद से, नाक की मदद से। तो ये सारे मददगार हैं और इन मददगार को कहा जाता है वाग्यंत्र। अब सवाल आता होगा कि वाग्यंत्र क्या है? ये वाग्यंत्र क्या होते हैं? ध्वनियों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए जिन अंगों की मदद लेते हैं, ऐसे ही 12 अंग हैं। जीभ, तालु, उपाली जिह्वा, ये ओंठ है, ऊपर के ओंठ है, नीचे के ओंठ है, नाक है, ये सब जो है वाग्यंत्र के अंग हैं। यानी कि हमारे ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जो सहायक अंग हैं, इनके समूह है, और इनके समूह को हम क्या कहते हैं? वाग्यंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले आता है ध्वनि। ध्वनि क्या है? मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम। किसके मदद से करते हैं? वाग्यंत्र की मदद से करते हैं। वाग्यंत्र क्या है? वाग्यंत्र जो है जिन ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए जो हमारे शरीर के जो अंग जो हैं सहायक होते हैं, उन अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाग्यंत्र कहते हैं। अब ध्वनि के बाद आता है आपका वर्ण। अब वर्ण क्या है? मैंने आप लोगों को बताया कि आज से हजारों साल पहले जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे? आज की तरह वो भाषा नहीं बोलते थे, ठीक है? क्या करते थे? आवाज निकालते थे। अब उन लोगों के मन में क्या आया कि हम लोग जो आवाज निकालते हैं, उस आवाज को एक सांकेतिक रूप दिया जाए। किस प्रकार का सांकेतिक रूप दिया जाए? मान लीजिए च का आवाज आता है, ध्वनि आता है, तो ये सांकेतिक चिन्ह थे। ट का आवाज आता है, तो ये सांकेतिक चिन्ह थे।
ल का आवाज आता है तो ये सांकेतिक चिन्ह है। अर्थात ध्वनियों को लिखने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का व्यवहार किया जाता है उसे हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। फिर से एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का व्यवहार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब आए समझ में वर्ण क्या है। अब आता है वर्ण के बाद शब्द। शब्द क्या है, एक या एक से अधिक वर्णों का समूह जो किसी सार्थक अर्थ को प्रकट करे उसे हम शब्द कहते हैं। फिर से सुनिए, एक या एक से अधिक ध्वनियों या वर्णों का समूह जो किसी सार्थक अर्थ को प्रकट करे, प्रकाश करे, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कलम, ये क ल म, ये तीन ध्वनि या तीन वर्णों का समूह है कलम, और एक सार्थक अर्थ को समझाता है। कलम, कलम का मतलब होता है ये डॉट पे। लेकिन मलक बोलूंगा तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं होगा, क्योंकि मलक का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसलिए शब्द जो है तब बनेगा जब कोई एक स्पष्ट और सार्थक अर्थ को समझाए। अब शब्द के बाद आता है वाक्य। एक या एक से अधिक शब्दों का समूह या एक या एक से अधिक शब्दों का क्रम जो किसी सार्थक अर्थ को समझाए उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य। फिर से सुनिए, एक या एक से अधिक शब्दों का क्रम जो किसी स्पष्ट या सार्थक अर्थ को समझाए उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब ध्यान दो, वाक्य में आते हैं पद। इसको भी समझ लीजिए, पद क्या होता है, क्योंकि पद से ही आगे आप लोगों का व्याकरण चलेगा। जब कभी कोई शब्द वाक्य में आता है तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे राम और श्याम दो भाई हैं। यहां पर हम एक एक शब्द को यहां शब्द नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक वाक्य में जो शब्द आते हैं उसे शब्द नहीं कहा जाता बल्कि पद। जैसे कि राम एक पद है, और एक पद है, श्याम एक पद है, दो पद है, भाई भी एक पद है भी एक पद है। बात समझ में आ गई? अब ध्यान दो, हमारे यहाँ व्याकरण में ये जो पद है, यहाँ पद जो है आपके पुस्तक में 5 प्रकार के पद दिए गए हैं, और यही 5 प्रकार के पद ही कक्षा 12वीं के व्याकरण के आपके चैप्टर में आते हैं, आपके विषय वस्तु में आते हैं। सबसे पहला जो है वो है संज्ञा पद, उसके बाद आता है विशेषण पद, उसके बाद आता है सर्वनाम पद, उसके बाद आता है क्रियापद, और अंत में आता है आपका अव्यय पद। ये 5 विषय व्याकरण में दिए गए। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। अब ध्यान दो, संज्ञा पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बात बता दूं। ध्वनि क्या है? ध्वनि मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। वाग्यंत्र क्या है? मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते समय मुंह के जिन अंगों के मदद लेते हैं, 12 अंग हैं, नाक है, जीभ है, मुंह है, दांत है, इन अंगों के समूह को वाग्यंत्र कहते हैं। मन के और भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए, ध्वनियों को लिखने के लिए, माफ कीजिएगा, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, सांकेतिक चिन्हों को लिखते हैं, उस सांकेतिक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का व्यवहार किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं।
एक या एक से अधिक ध्वनियों का समूह जो सार्थक अर्थ को प्रकाश करे उसे शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक शब्दों का क्रम जो सार्थक अर्थ को प्रकाश करे उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य में जब शब्द आते हैं वह शब्द पद कहलाते हैं। और हम कितने प्रकार के पद यहाँ पढ़ेंगे? संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद और अव्यय पद। तो आज हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा पद। संज्ञा क्या है? संज्ञा का मतलब नाम होता है। जैसे राम एक नाम है यानी कि एक संज्ञा है। पुस्तक एक नाम है यानी कि एक संज्ञा है। डस्टर एक नाम है यानी कि संज्ञा है। भवानी पाटनर एक नाम है यानी कि संज्ञा है। भारत एक नाम है यानी कि संज्ञा है। मोबाइल एक नाम है यानी कि संज्ञा है। संज्ञा का दूसरा अर्थ ही, दूसरा नाम ही आपका नाम है। लेकिन परिभाषा ऐसा नहीं होगा। परिभाषा इस प्रकार होगा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, दशा, समूह आदि के नाम को समझाए उस शब्द को संज्ञा शब्द कहते हैं। फिर से आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, दशा, समूह आदि के नाम को समझाए। देखिए, अब ध्यान दीजिए। व्यक्ति, व्यक्ति का नाम हो गया मोहन, एक संज्ञा है। वस्तु, वस्तु का नाम हो गया मोबाइल, एक संज्ञा है। जाति, कोई भी एक पशु ले लीजिए, गाय, एक पशु की जाति हो गई, एक संज्ञा है। भाव, प्रेम, घृणा, क्रोध, किसी को भी ले लीजिए, प्रेम एक संज्ञा है। दशा, गरीबी, अमीरी, धनी, सूखा, गीला, किसी भी एक चीज दशा को ले लीजिए, एक संज्ञा है। समूह यानी कि समुदाय, जैसे कि कक्षा, दल, सेना, ये एक संज्ञा है। इसका नाम है समूह का। तो ये हो गया आपके उदाहरण संज्ञा के। मोहन है संज्ञा, मोबाइल है संज्ञा, वस्तु है, गाय है संज्ञा, एक पशु की जाति है, प्रेम है संज्ञा जो एक भाव का नाम है, गरीबी है संज्ञा जो एक दशा का नाम है, सेना है एक संज्ञा जो एक समूह का नाम। अब आते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं, यानी कि कितने प्रकार हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य भी कहलाता है, पदार्थवाचक भी कहलाता है। चौथा, समूहवाचक संज्ञा। और अंतिम 5वां है भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग बारी बारी से इन 5 संज्ञाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां उड़िया में इसे नामवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, एक ही वस्तु, एक ही स्थान के नाम को समझाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी एक व्यक्ति का नाम हो, किसी एक व्यक्ति का नाम, या किसी एक प्राणी का नाम, व्यक्ति या प्राणी का नाम, ठीक है,
व्यक्ति भी बोल दीजिए या प्राणी भी बोल दीजिए, या प्राणी का नाम। व्यक्ति या प्राणी का नाम, जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, सीता एक व्यक्ति का नाम है, अब्राहम एक व्यक्ति का नाम है, गीता एक व्यक्ति का नाम है। प्राणी का नाम, अब ध्यान दें कि प्राणी जितने भी हैं वो अलग हैं, वो जातिवाचक में आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्राणी ध्यान दें कि जैसे कुत्ता है, कुत्ता एक प्राणी है, आपने अपने घर में पाला होगा कि उस कुत्ता का नाम अगर आप देते हैं टॉमी, डॉगी, वो जो है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे आप लोगों ने चेतक की कहानी पढ़ी होगी, महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम था चेतक। चेतक जो है उस घोड़े का नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक नाम में आता है। लेकिन घोड़ा जब आप आते हैं तो थोड़ा वो जातिवाचक में आ जाएगा। जैसे कुत्ता भी अगर कहते हैं तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, वो जातिवाचक पढ़ेंगे हम लोग। तो व्यक्ति और प्राणी का नाम, जैसे किसी भी प्राणी है, वो चाहे गाय हो, गाय को अगर हम देते हैं नाम नंदिनी, घर में रखें, अगर नंदिनी कहते हैं या नंदिनी पढ़ते हैं तो वो आता है आपका व्यक्तिवाचक में। उसके बाद मैंने कहा किसी वस्तु का नाम, जैसे मेरे पास एक कलम है, ये एक वस्तु है, लेकिन इसका नाम अगर है, इसका नाम क्या है, मोंटेक्स। अगर मैं मोंटेक्स कहूंगा तो वह व्यक्तिवाचक नाम कहलाएगा, लेकिन कलम कहूंगा तो वह व्यक्तिवाचक नहीं आएगा, बल्कि जातिवाचक में आ जाता है। जैसे किसी पुस्तकों का अगर नाम है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, तो वह व्यक्तिवाचक कहलाएगा। अगर केवल पुस्तक कहेंगे तो वह जातिवाचक में आता है। जैसे कि मेरे पास घड़ी है, अगर मैं घड़ी कहूंगा जातिवाचक, लेकिन इस घड़ी का नाम है सोनाटा, अगर सोनाटा कहूंगा तो वह आएगा व्यक्तिवाचक नाम। यानी कि जिस प्राणी, व्यक्ति, वस्तु का नाम अगर मनुष्य ने दिया है, नामकरण किया है, तो वह आपका व्यक्तिवाचक है। उसके बाद स्थान का नाम, स्थान मतलब चाहे वो गांव हो, शहर हो, राज्य हो, देश हो, सागर का नाम हो, समुद्र का नाम हो, रेगिस्तान का नाम हो, जितने भी नाम हैं वह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बस व्यक्तिवाचक में इतना ही। जब किसी शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, एक ही व्यक्ति, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम और स्थान के नाम को अगर समझाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अपन लिख सकते हैं व्यक्ति या प्राणी का नाम, जैसे कि रमेश, है ना, चेतक, उदाहरण है इसके। वस्तु रामायण पुस्तक का नाम है। स्थान भवानीपटना, भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश, अमेरिका इत्यादि। अब दूसरा आते हैं जातिवाचक। इसमें और इसमें आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे, इसलिए दोनों को ध्यान देकर थोड़ा सा समझिए। जातिवाचक में क्या होता है, किसी भी प्राणी, वस्तु की संपूर्ण जाति को समझाते हैं। ध्यान दें, यहां पे ये जो प्राणी और वस्तु, इसको ध्यान दें, प्राणी और वस्तु की संपूर्ण जाति। मैं इसको साफ कर देता हूं, इसके बाद मैं आऊंगा, क्योंकि समझाने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जाना पड़ेगा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जब किसी शब्द से किसी प्राणी और वस्तु के संपूर्ण जाति, अब संपूर्ण जाति मतलब ये नहीं है कि आप ब्राह्मण हो, वैश्य हो, ये नहीं, इसकी जाति कैसा है। देखो, प्राणी में मनुष्य भी, मैं भी एक प्राणी हूं, यानी कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं, मैं किस भाग में आता हूं, मैं मनुष्य हूं। ठीक है, प्राणी मनुष्य भी हो है, प्राणी पशु भी है, प्राणी पक्षी भी है, प्राणी जो पानी में रहते हैं, पानी जीव या जलीय जीव, प्राणी सरीसृप भी होते हैं जो रेंगते हैं, वो भी एक प्राणी है, जैसे कि सांप है, बिच्छू है। ठीक है,
तो मनुष्य में कौन कौन आता है? मनुष्य में नर आएगा, नारी आएगा, लड़का आएगा, लड़की आएगी, बूढ़ा आएगा, बूढ़ी आएगी, औरत आएगी, मर्द आएगा। पशु में बकरा आएगा, बकरी आएंगे, ठीक है, शेर, चीता, घोड़ा, कुत्ता। पक्षी में मैना, मयूर, तोता, ये सब आएंगे। जलीय जीव में मछली आएगी, मेंढक आएंगे, ठीक है। शरीर रेंगने वाले प्राणी में छिपकली आएंगे। तो ये जितने भी सारे प्राणियों के नाम मैंने बताया ये जातिवाचक हैं। अब थोड़ा सा आगे चलिए। मैंने कहा था प्राणी और व्यक्ति के नाम, या मनुष्य में अगर लड़का का नाम राजीव है व्यक्तिवाचक, अगर लड़का बोलेंगे आपका जातिवाचक, क्योंकि लड़का किसी का नाम नहीं होता। अरे लड़का इधर आ, मतलब सभी चले आएंगे, कोई एक व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि लड़का किसी का नाम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार पशु कहेंगे, अगर मैं गाय को बुलाऊंगा पशु इधर आओ नहीं आएगी, या ये गाय को भी बोलूंगा, गाय भी उसका नाम नहीं, गाय भी उसका नाम नहीं। अगर मैंने दिया उसको नंदिनी, गाय बोलने से सभी चले आएंगे, लेकिन नंदिनी एक गाय का नाम है नंदिनी। ठीक उसी प्रकार मैं घोड़ा बोलूंगा, घोड़ा इधर आओ नहीं आएगा, क्योंकि घोड़ा बोलूंगा सब आ जाएंगे। अगर एक है घोड़े का नाम, जैसे कि चेतक मैं बोलूंगा, कोई घोड़े में से एक चेतक आएगा। अब समझ गए। अब आते हैं वस्तु में। ये हो गए प्राणियों की संपूर्ण जाति। अब ध्यान दे, वस्तु की संपूर्ण जाति कहा गया, यहां केवल वस्तु का नाम कहा गया। वस्तु में जितने भी वस्तु आप अपने आसपास देखते हैं सब जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुस्तक, मोबाइल, घड़ी, ठीक है, टीवी, कलम, बोतल, कुर्सी, टेबल, खाट, पंखा इत्यादि। लेकिन ध्यान दें कि अगर मैं सैमसंग कहूंगा या रियलमी कहूंगा, रियलमी 3 ब्लू कहूंगा, तो वो किसी एक मोबाइल का नाम है, वो आपका व्यक्तिवाचक में चलाएगा। अगर मैं मोबाइल बोलूंगा तो नहीं, मेरे को एक मोबाइल चाहिए, मैं किसी दुकानदार के पास जाऊंगा तो मुझे वो बेवकूफ समझेगा, वो अपना सारे दुकान में मोबाइल को मेरे पास जमा कर देगा। लेकिन मैं किसी एक मोबाइल का नाम पकड़ूंगा, जैसे कि रियलमी हो, Vivo 10 हो, या Vivo Z1 Pro हो, तो वो केवल एक ही पीस को दिखाए, क्योंकि उसी एक पीस का नाम या उसी एक मोबाइल का नाम ही क्या है, Vivo Z1 Pro है। समझ गए? ठीक उसी प्रकार पुस्तक अगर कहूंगा तो कोई एक पुस्तक, मुझे पुस्तक चाहिए, मैं नहीं बोल सकता। मुझे चाहिए ये जो पुस्तक आप कक्षा 12वीं में पढ़ रहे इसका नाम ही है साहित्य सुधा, 12वीं कक्षा अगर कहूंगा तो यही पुस्तक मेरे को देगा। और साहित्य सुधा जो है आपके व्यक्तिवाचक है, और केवल पुस्तक जो है वो आपका जातिवाचक है। घड़ी का उदाहरण तो आपको दे ही चुका। अब आगे बढ़ते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में इतना आपका परिभाषा कंप्लीट नहीं होता है, आगे बढ़ता है। प्राणी वस्तु के संपूर्ण जाति, मनुष्य के पद पदवी और वृत्ति को समझाए तो जातिवाचक संज्ञा होता है। अब आगे आते हैं पद पदवी क्या है। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, शिक्षक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये सबके पद और पदवी हैं। चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक। चपरासी का मतलब पीएम। अब जो नौकरी चाकरी नहीं करता भैया वो है वृत्ति करता है। वृत्ति मतलब पेशा, जैसे दुकानदार, दर्जी, धोबी, ये जो है वृत्ति है। जो मिठाई बनाता है उसे कहते हैं हलवाई, ठीक है। तो ये सब जो है वृत्ति है। अब एक लाइन में समझ लीजिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जब किसी शब्द से किसी प्राणी वस्तु के संपूर्ण जाति, पद पदवी और वृत्ति को समझाए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो संज्ञा है वो है समूहवाचक संज्ञा, सॉरी माफ कीजिएगा, द्रव्य पदार्थवाचक। ये द्रव्य पदार्थवाचक क्या है? जितने भी लिक्विड चीजें हैं,
जैसे कि पानी है, दूध है, ठीक है। उसके बाद लोहा है, सोना है। अब इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? गणनीय और अगणनीय। इंग्लिश में बोले तो जो काउंट कर सकते हैं वो है गणनीय, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिने नहीं सकते, वो है अगणनीय। अब इसे समझिए आसान भाषा में कि जैसे कि सोना, आप अगर खरीदेंगे, मेरे को एक सोना दीजिए, नहीं होता। शक्कर, मुझे 5 शक्कर चाहिए, नहीं। इसे जो है अगणनीय कहते हैं, इसे गिन नहीं सकते। तो इसको कैसे किया जाता है? इसको नापा या तोला जाता है। आप अगर दुकान में जाएंगे, कहेंगे मुझे 5 किलो चीनी यानी कि शक्कर चाहिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 3 लीटर पानी चाहिए, तेल चाहिए, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। यानी कि जो चीज को या शब्द में जो शब्द अगणनीय होते हैं, यानी कि जिसे गिना नहीं जा सकता, क्या किया जा सकता है? नापा जा सकता है या तोला जा सकता है। ऐसे शब्दों को द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जो अगणनीय हो यानी कि गिना जा सके, क्या किया जाता हो? नापा या तोला जाता हो, उसे या ऐसे शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी है, पानी को हम गिन नहीं सकते, लीटर में नाप सकते हैं। शक्कर है, इसे भी नहीं कर सकते। सोना है, लोहा है, लकड़ी भी है। लकड़ी को भी बेचने के लिए 1-2 लकड़ी का हिसाब नहीं किया जाता है, टन में, क्विंटल में बेचा जाता है ना। यानी कि इसको भी हम किलोग्राम यानी तोलने का काम करते हैं। घास है, ठीक है, चांदी है, तेल है, केरोसिन है, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है अगणनीय होते हैं, यानी गिना नहीं जाता, इसको नापा या तोला जाता है। तो ऐसे शब्दों को द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आता है चौथा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा सेना, इसका उदाहरण मैंने कुछ दिया था। जिस शब्द से सामूहिक शब्दों का प्रकट हो, जैसे कि प्राणी या वस्तु के संपूर्ण समुदाय को समझाए। जो शब्द प्राणी और वस्तु के संपूर्ण समुदाय को समझाए, प्राणी और वस्तु के संपूर्ण समुदाय को समझाए। ध्यान दें, प्राणी के संपूर्ण समुदाय, जैसे सेना, जैसे कक्षा, जैसे परिवार, ये जो है प्राणियों का समूह है। उसके बाद वस्तुओं का समुदाय, जैसे गुच्छा, किसका गुच्छा? चाबी का गुच्छा होता है, फूल का गुच्छा होता है। जैसे ढेर, कचरों का ढेर होता है, ठीक है, कुर्सियों का ढेर होता है। तो जिस शब्द से प्राणी और वस्तु के संपूर्ण समुदाय को समझाए, ऐसे शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे सेना प्राणी का समूह है, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, सैनिकों का समूह होता है। कक्षा, आप जैसे छात्र छात्राओं का समूह होता है। परिवार, परिवार के सदस्यों का समूह होता है। गुच्छा फूल का समूह होता है, चाबी का समूह होता है। ढेर कचरों का या किसी वस्तु का समूह। अब अंत में आता है
भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस शब्द से सबसे पहले मनुष्य के मनोभाव, मनुष्य के मनोभाव मतलब हमारे मन में जो विकार है, जो भाव, जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, उसके बाद मनुष्य के गुण, धर्म इत्यादि को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस शब्द में किन किन चीजों को समझाए? पहले मनुष्य के भाव, उसके बाद दशा या अवस्था, उसके बाद गुण, दोष, उसके बाद धर्म। इन सारी चीजों को जिस शब्द में समझाए उसे भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए मैं कुछ देता हूं आपको, जैसे मनुष्य के भाव, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, ठीक है। उसके बाद आता है दशा। दशा जैसे गरीबी, बुढ़ापा, अमीरी, बचपन, ये जो है दशा। गुण अच्छाई, धर्म ईमानदारी, सच्चाई, ठीक है। दोष बुराई, चोरी, ये सारे जो हैं आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस शब्द से मनुष्य के मनोभाव, गुण, धर्म इत्यादि को समझाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहां पर और एक चीज आता है, क्रिया व्यापार। क्रिया व्यापार क्या है? मनुष्य जो क्रिया करता है, जैसे कि पढ़ाई, लिखाई, दौड़, नाच, ये जो है क्रिया व्यापार। तो इतने शब्द जिस में समझाए उस शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे और थोड़ा सा आपका दिया गया है भाववाचक संज्ञा में, जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपके विषय वस्तु में दिया गया है। वो है कि हम भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाएंगे। भाववाचक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, इसके रूप होते हैं 5 रूप, ठीक है। तो उन 5 रूपों को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्यान दें कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनता है। 5 रूप होते हैं इसके। भाववाचक के रूप, पहला संज्ञा से बनता है, दूसरा सर्वनाम से बनता है, या सकते हैं, तीसरा विशेषण से बनता है। ये इसके रूप हैं, इसके भेद नहीं, इसके प्रकार नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्रिया से बनता है और अव्यय से बनता है। संज्ञा से कैसे बनता है? जैसे देखो, बूढ़ा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बुढ़ापा, लड़का लड़कपन, मानव मानवता, साधु साधुता, ये आपका भाववाचक। बूढ़ा आपका जातिवाचक संज्ञा है, बनेगा। बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। लड़कपन आपका भाववाचक संज्ञा है। साधुता आपका भाववाचक संज्ञा। साधु जो है वो संज्ञा है, जातिवाचक अलग संज्ञा। साधुता जो है आपका केवल भाववाचक है, इतना समझ। सर्वनाम, सर्वनाम जो है
अपना, ये आपका सर्वनाम, इसका भाववाचक रूप होगा अपनापन। मम, ममत्व या ममता। निज, निजत्व। निज आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। निजत्व जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। किससे बना? निज सर्वनाम से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार विशेषण से बनता है। विशेषण एक ले लें, सुंदर, ये विशेषण है, इसको बनाएंगे तो क्या होगा? सुंदरता। अच्छा आपका एक विशेषण है, बनाएंगे होगा अच्छाई। ठीक है, तो अच्छाई आपका कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। क्रिया से, जो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाह रहा था अंत में, क्रिया के बाद, जैसे पढ़ना आपका क्रिया है, पढ़ाई क्रिया व्यापार यानी कि भाववाचक संज्ञा। लिखना, लिखावट। ठीक है, बचना, बचाव। मारना, मार, ये आपका भाववाचक संज्ञा हुआ। अब अव्यय से कैसे बनता है? अव्यय जैसे कि दूर, आपका अव्यय है, दूरी। निकट, निकटता आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस शब्द से मनुष्य के भाव, दशा, गुण, धर्म और क्रिया व्यापार को समझाए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ये जो है प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, ये जो है मन के भाव जो है, वो केवल मन के भाव जो है, ये मूल भाववाचक संज्ञा है। ये किससे बनते नहीं, इसको कहते हैं मूल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मूल। और इसको कहते हैं विकारी रूप, यानी कि बनते हैं। तो किस किस से बनते हैं? संज्ञा से बन सकते हैं, सर्वनाम से बन सकते हैं, अपना से अपनापन, निज से निजत्व, मम से ममत्व या ममता। विशेषण से बन सकते हैं, सुंदरता, अच्छाई। ठीक है, क्रिया से बन सकते हैं, पढ़ाई, लिखाई या लिखावट। ठीक है, अव्यय से बन सकते हैं, दूर से दूरी, निकट से निकटता। ठीक है, तो इसी प्रकार संज्ञा आपका समाप्त होता है। अगले क्लास में और किसी एक विषय को लेकर आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद, जय हिंदी।